नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। यह है हमारी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बुक की कंप्लीट प्लेलिस्ट और इस कंप्लीट प्लेलिस्ट का यह है हमारा चैप्टर नंबर 1, द फर्स्ट मेजर चैलेंज द रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए, इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने एंड किया था कि किस तरीके से अलग अलग रीजन्स में जो ओल्ड फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो उभर कर आते हैं और रिवोल्ट को लीड करते हैं। हमने सबसे पहले देखा था कि किस तरीके से कानपुर से जो नाना साहब थे वो इस रिवोल्ट को लीड करते हैं, और उसके बाद हमने देखा था लखनऊ से बेगम हजरत महल जो थी वो इस रिवोल्ट को लीड करती है। उसके बाद हमने देखा था खान बहादुर जो है वो बरेली से इस रिवोल्ट को लीड कर रहे होते। फिर हमने देखा था कि बिहार से जो 70 साल के जो जमींदार थे कुंवर सिंह वो इस रिवोल्ट को लीड कर रहे थे, और झांसी से झांसी की रानी ही इस रिवोल्ट को लीड कर रही थी। और इस रिवोल्ट का जो मेजर सेंटर था वो था दिल्ली, और दिल्ली से जो मुगल बादशाह थे, ठीक है, जो मुगल बादशाह थे, लास्ट मुगल रूलर जो थे बहादुर शाह जफर, वो इस रिवोल्ट को कहीं ना कहीं लीड कर रहे थे। अब देखिए, ये जो रिवोल्ट हो रहा था वो इन्हीं 4-5 रीजन के अंदर नहीं हो रहा था, इसके अलावा ये और सारे रीजन थे, वहां तक ही रिवोल्ट फैला हुआ था। देखिए, लगभग बंगाल में जितनी कंटोनमेंट्स थी, जितनी मिलिट्री छावनियां थी, उनके अंदर ये रिवोल्ट जो है वो फैला। इसके अलावा जो बॉम्बे की, मुंबई की, बेसिकली जो मॉडर्न डे मुंबई है, बॉम्बे जो है, वहां की जो बहुत सारी छावनियां थी उनके अंदर भी ये पहुंचा, लेकिन वहां पर इतनी बड़ी तादाद में ये जो रिवोल्ट है ये उभर कर नहीं आता। लेकिन देखिए, ये जो मद्रास आर्मी थी ना, मद्रास आर्मी लॉयल रही ब्रिटिशर्स के साथ, ठीक है, मद्रास आर्मी ने जो है ब्रिटिशर्स को सपोर्ट दिया। लेकिन अब जानते हैं कि ये जो स्पॉइस थे, जो सैनिक थे, आखिर इनके विद्रोह करने का कारण क्या था? कोई तो वजह रही होगी ना, कि जिसकी वजह से ये जो सैनिक थे ये विद्रोह कर रहे थे। देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसका रीजन दिया हुआ, डिस्ट्रॉय द रिलीजन। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि वो कौन से बेनिफिट्स थे जो इन सैनिकों को मिलते थे, ठीक है ना। देखिए, अब सैनिक ऑब्वियसली बात है विद्रोह कर रहे हैं, तो विद्रोह करने का कोई ना कोई वजह होगी, विद्रोह करने की कोई वजह होगी, तभी जो सैनिक है वो विद्रोह करने पर आतुर है। देखिए, क्या होता था कि ये जो सैनिक होते थे, देखिए आमतौर पर क्या होता था, जो भी कंपनी कंपनी की सेना में होता था, आमतौर पर उसके पास इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होती थी। ऑब्वियसली बात है, अगर आप एक अच्छी आर्मी के अंदर रिक्रूटेड है तो आपको एक अच्छी सैलरी दी जाती है, ऑब्वियसली बात है। उसके बाद कंपनी की जो इमेज थी वो भी काफी ज्यादा क्या थी, अच्छी, कंपनी की इमेज अच्छी थी। इसका मतलब क्या था कि कंपनी के साथ काम करने वाले हर सैनिक का एक प्राइड होता था, उसके पास एक मोटिव होता था कंपनी के लिए काम करने का। इसके अलावा सैनिकों को अच्छी पेमेंट्स दी जाती थी और एक अच्छी रेपुटेशन होती है एक सैनिक की। लेकिन इसके बाद भी जो सैनिक थे, इनके विद्रोह करने का आखिर कारण क्या था? देखिए, ऐसा माना जाता है कि ऐसा माना जाता है और ऐसा इस किताब में बताया गया है कि जो सैनिक थे इनका विद्रोह करने का एक मेन मकसद था डिस्ट्रॉय ऑफ रिलीजन। देखिए, सैनिकों के बीच ऐसी बातें फैली हुई थी, कि ऐसी बातें थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारा जो धर्म है, हिंदुस्तानियों का जो धर्म है उसको कहीं ना कहीं ये खत्म करना चाहते हैं। और बाद में जब हिंदुस्तानियों के धर्म को खत्म कर देंगे, उसके बाद ये कहीं ना कहीं फोर्स करेंगे सेना में रहने वाले फौजियों को कि आप क्रिश्चियनिटी को अपनाएं। ठीक है, ये सैनिकों के बीच ये बात फैली हुई। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये आप खुद पता कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर बुक में कुछ डिफाइन नहीं बताया गया है कि ये बात कितनी सच है। लेकिन कहीं ना कहीं सैनिकों के बीच में ये रिवोल्ट का एक सबसे बड़ा रीजन जो है वो उभर कर आता है। अब देखिए, सैनिकों के विद्रोह करने का एक ही सबसे बड़ा मकसद था, और सैनिक क्या कहते हैं इसके बाद, कि सैनिक कहते हैं कि इस विद्रोह के दौरान कि हम इन काफिरों को, यानी जो ब्रिटिशर्स हैं, इनको मार देंगे और हम अपने रिलीजन को दोबारा से स्टैब्लिश करेंगे, और दोबारा से हम दिल्ली सुल्तान के अंदर, बेसिकली मुगल्स के अंदर हम अपनी हुकूमत को स्टैब्लिश करेंगे और हम उनके अंदर रहना पसंद करेंगे। हम इन काफिरों के अंदर रहना पसंद नहीं करेंगे, एक तरीके से यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। देखिए, जो सैनिक थे वो कहीं ना कहीं जो कंपनी की रिलीजियस पॉलिसीज थे उनसे खुश नहीं थे, कहीं ना कहीं उनके बीच एक आक्रोश आपको देखने को मिलता है। देखिए, सैनिकों के बीच में जो आक्रोश था वो कई वजहों से था, उसमें जो सबसे मुख्य कारण था वो था रिलीजियस सेंटिमेंट्स का हर्ट होना। कहीं ना कहीं सैनिक जो थे, कंपनी की जो नई रिलीजियस पॉलिसीज थी इनके अगेंस्ट में थे, और इनके अगेंस्ट में जो सबसे ज्यादा सैनिक आए वो उच्च जाति के, अवध से, नॉर्थ वेस्ट से और बंगाल से आने वाले सोल्जर्स थे। बंगाल और अवध और नॉर्थ वेस्ट से जो आने वाले उच्च जाति के हिंदू सोल्जर्स थे, बेसिकली इनका जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट था वो काफी ज्यादा उभर कर आता है कंपनी के सामने। देखिए, कंपनी ने काफी कोशिशें की किसी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को दबाया जा सके, कहीं ना कहीं कंपनी ने ट्राई किया किसी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान निकाला जाए, लेकिन एंड ऑफ द डे वो उसका समाधान जो है वो नहीं निकाल पाए। और क्या आपको देखने को मिलता है कि इसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं बढ़ता ही जा रहा था, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि कई बार क्या होता था कि जो आर्मी होती थी,
ब्रिटिशर्स के दौर में जो आर्मी होती थी उसको कई बार क्या होता था, फॉरेन एक्सपेडिशन पे जाना पड़ता था, और वो फॉरेन जो एक्सपेडिशन होता था वो सी रूट के जरिए होता था। आप सभी को पता है कि हिंदुस्तान में पहले ऐसा माना जाता था कि अगर आप सी जर्नी करते हैं तो आपकी जो जाति है वो भंग हो जाएगी, और आप जाति जो व्यवस्था है आप उससे बाहर हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक और जो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का जो एक और जो रीजन था वो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का यहाँ पर उभर कर आता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, देखिए कंपनी की आर्मी में क्या होता था कि हर जाति से सैनिक चुने जाते थे। आमतौर पर ऐसा नहीं होता था कि किसी एक पर्टिकुलर जाति का ही एक सैनिक होता था, आमतौर पर हर जाति के सैनिकों को बेसिकली लिया जाता। तो इसकी वजह से जो जातीज होती थी, अलग अलग जातियों के जो सोल्जर्स होते थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा होता था। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होने लगी थी कहीं ना कहीं एक रेजिमेंट के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता था, कई बार जो यूनिटी होती थी एक रेजिमेंट के अंदर जो यूनिटी होती थी वो कहीं ना कहीं डेवलप होती हुई आपको नजर नहीं आती थी। ठीक है, नाउ अब देखिए जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने काफी ट्राई किया जो इंटर जाति कॉन्फ्लिक्ट है एक रेजिमेंट के अंदर, इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। और देखिए जातिस के अगर अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इस जातिस में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो जाति में सबसे ऊपर तो है ब्राह्मण्स। तो ऑब्वियसली बात है ये जो ब्राह्मण्स जो हैं ये कहीं ना कहीं जातिवाद को बढ़ावा देते हुए आपको नजर आएंगे रेजिमेंट के अंदर। तो किसी तरीके से ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे थे कि जो ये ब्राह्मण्स हैं इनको कम किया जाए आर्मी के अंदर, लेकिन ऐसा होता हुआ आपको नजर नहीं आता है। मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी के अंदर आप क्या देखते हैं कि जो बंगाल आर्मी थी इसके अंदर सबसे ज्यादा उच्च जाति के जो ब्राह्मण सोल्जर्स थे वो सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद क्या होता है कि 1824 के अंदर, ठीक है, बैरकपुर में एक रेजिमेंट थी जिसको यहाँ पर बताया गया 47th रेजिमेंट ऑफ एट बैरकपुर बताया गया है। ठीक है, 47th रेजिमेंट थी बैरकपुर के अंदर, जिसको ऑर्डर मिलता है 1824 के अंदर कि आपको बर्मा जाना है। ठीक है, लेकिन बर्मा आपको किस चीज के रास्ते जाना है, बर्मा आपको जाना है सी रूट के रास्ते जाना है। देखिए ऑब्वियसली बात है अगर किसी हिंदू को आप उस दौर में ये कह देते कि आपको सी रूट के जरिए जाना है तो ऑब्वियसली बात है वो मना कर देगा। वो ये कहेगा कि मेरी जाति जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी इस वजह से। देखिए ऑब्वियसली बात है अगर आपको सोसाइटी में रहना है तो आपको जाति सिस्टम को मानना होगा। तो अगर इनकी जाति खत्म हो जाती तो ऑब्वियस सी बात है इनकी सोशल जो एक्सेप्टेंस थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती भी आपको नजर आती। लेकिन जब सैनिकों ने मना कर दिया कि हम सी रूट के जरिए जो है बर्मा नहीं जाएंगे, तो क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो कंपनी थे, कंपनी ने क्या कर दिया, इन सोल्जर्स इनकी जो सोल्जर्स की जो रेजिमेंट थी इसको डिसबैंड कर दिया, और बहुत सारे जो सोल्जर्स थे जिन्होंने मना किया था जाने से इनको फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक है, देखें जो सोल्जर्स थे उनकी रिलीजियस जो फीलिंग्स थी वो सबसे ज्यादा हर्ट तब होती है जब वो अफगान वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए अफगान वॉर में वो हारते हैं और जब वो वापस भाग रहे होते हैं अफगान वॉर से तो उनको ऐसा महसूस होता है कि जो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं। कैसे, देखिए अफगान वॉर से जब वो वापस आ रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं, ऑब्वियसली बात है वो भाग रहे होते हैं, तो उनको रास्ते में जो चीज मिलती है, जो खाने को मिलता है, जो पीने को मिलता है, वो फोर्स किया जाता है उनको कि आप वही खाएं जो मिल रहा है। ऑब्वियसली बात है आपको वही खाना पड़ेगा जो मिल रहा है। तो देखिए जब ये सोल्जर्स जो है वो अपने गांव लौटते हैं तो गांव लौटने पर ये जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो गांव में पता लगता है कि इन्होंने जाति के जो रूल्स हैं उनको कहीं ना कहीं वॉयलेट किया। जब इन्होंने गांव के जो जाति के रूल्स है, बेसिकली जाति के द्वारा जो बनाए गए रूल्स है उनको वॉयलेट किया है, तो गांव के अंदर इनको जाति का जो सोशल ऑर्डर था बेसिकली उससे बाहर कर दिया जाता, जाति जो सोशल ऑर्डर था उससे बाहर कर दिया जाता, तो कहीं ना कहीं है कि अकेला महसूस करते हुए अब आपको नजर आते हैं। देखिए यहाँ पर एक सोल्जर का यहाँ पर अकाउंट दिया गया, सीताराम एक सोल्जर थे, उनको गांव से भी अलग कर दिया गया, और जो उनकी बैरक थी, बेसिकली उनकी जो रेजिमेंट थी उसके रेजिमेंट में उनके जो सोल्जर्स थे उन्होंने भी उनसे कहीं ना कहीं कटाव कर दिया। अब उनको महसूस हो रहा था कि जो सेना में, जो आर्मी में जो बेसिकली उनको सैलरी मिल रही थी, जो प्रेस्टीज मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं इनफ नहीं थी उनकी सोशल उनकी इमेज थी उसको मेंटेन करने के लिए। जो आर्मी के द्वारा दी जा रही सैलरी थी वो कहीं ना कहीं इनफ नहीं थी, कहीं ना कहीं समाज के अंदर पैसे से ज्यादा जाति को प्रेफरेंस दिया जाता हुआ आपको यहाँ पर नजर आ रहा। तो ये सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से ये रिवोल्ट की यहाँ पर शुरुआत होती हुई आपको नजर आ रही। देखिए अब जो सोल्जर्स थे इनके बीच में एक अफवाह जो है वो उड़ने लगी थी, और सोल्जर्स के बीच में अफवाह ये थी कि जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं जो क्रिश्चियनिटी है इसको प्रमोट कर रही है, और वो प्रमोट कर रही है रिलीजियस कन्वर्जन को। बेसिकली जो सरकार है वो रिलीजियस कन्वर्जन को प्रमोट कर रही है, और जो सैनिक थे वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे। देखिए आमतौर पर क्या देखा जा रहा था कि जो गवर्नमेंट थी वो ऑफिशियल मिशनरीज के थ्रू
ऑफिशियल जो मिशनरी थी वो कहीं ना कहीं आपको एक्टिव सोसाइटी के अंदर एक्टिव होते हुए आपको नजर आ रहे थे, आपको दिख रहे थे कि सरकार के द्वारा जो मिशनरीज को भेजा गया है सोसाइटी के अंदर वो सैनिकों को आमतौर पर दिख रहे थे। कहीं जो सैनिक छावनियां थी उनके अंदर कई बार जो मिशनरीज होते थे वो दूसरे धर्मों को भला बुरा कहा करते थे और ट्राई किया करते थे किसी तरीके से जो हिंदुस्तानी जो सोल्जर्स थे उनको ट्राई किया करते थे कन्वर्ट करने की। तो इस बात से जो सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा परेशान थे, ठीक है। अब इसकी वजह से जो सैनिक थे वो काफी ज्यादा क्रोधित भी आपको नजर आते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा देखिए आटे में हड्डी, ठीक है, आटे में जो हड्डी का बेसिकली आटे में हड्डी का जो बुरादा था बेसिकली, इसकी अफवाह भी अब उड़ने लगी थी। अब देखिए हिंदू जो होते हैं उनके लिए सेक्रेट एनिमल होता है गाय, ठीक है, हिंदूज के लिए सेक्रेट एनिमल होता है वो गाय। और जो मुस्लिम सोल्जर्स होते हैं उनके लिए जो सुअर होता है कहीं ना कहीं वो अच्छा नहीं माना जाता। तो कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ने लगी थी कि आटे के अंदर बेसिकली जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा आटे के अंदर गाय की हड्डियों का चूरा यानी बुरादा और सुअर की हड्डियों का बेसिकली बुरादा जो है वो मिलाया गया, जिसकी वजह से रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं हट होते हुए आपको नजर आ रही थी, ठीक है। इसके अलावा जो एनफील्ड राइफल थी इसकी शुरुआत कर दी गई, एनफील्ड राइफल से भी सोल्जर्स को जो है वो प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसके अलावा कारतूस जो है, जो कारतूस होते थे उसको आपको मुंह से पहले उसको मुंह से छीलना होता था, उसके बाद आपको फेंकना होता था, उसमें भी चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। उस चर्बी से भी सैनिकों को प्रॉब्लम थी। आमतौर पर जो हिंदूज थे वो बेसिकली वेजिटेरियन सोल्जर्स हुआ करते थे, या जो उनके बीच में अफवाह ये थी कि जो कारतूस के अंदर जो मांस निकाला जा रहा है ये गाय का मांस हो सकता है। इसकी वजह से भी जो हिंदू सोल्जर्स थे उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती हुई नजर आ रही थी, उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे वो आपको भंग होते हुए नजर आ रहे थे, ठीक है। देखिए अभी इतनी अफवाह जो है वो सैनिकों के बीच में उत्पन्न होने लगी है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इन सैनिकों के बीच में इतनी जो अफवाह है वो उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं कंपनी को आगे आकर इसको क्लियर करना चाहिए था, लेकिन कंपनी के द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता। जो कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन था उसके द्वारा इस अफवाह को कहीं ना कहीं क्लियर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से सैनिकों का भ्रम था वो कहीं ना कहीं सच्चाई में बदल जाता है और वो मान लेते हैं कि ये बात जो है वो कहीं ना कहीं सच है। देखिए अभी जो सोल्जर्स हैं इनके अनहैप्पी होने का, इनके रिवोल्ट करने का सिर्फ एक ही रीजन नहीं है, वो है रिलीजन। बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से जो सोल्जर्स हैं ये रिवोल्ट करने पर उतारू हो गए। देखिए इनमें जो दूसरा रीजन है वो है इनके मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड। आमतौर पर इन सैनिक को, ये जो इंडियन सोल्जर्स थे इनको बहुत कम जो सैलरीज हैं वो दी जाती थी। जो एक कैवेलरी सोल्जर होता था उसको 27 रुपए दिए जाते थे और जो इन्फेंट्री का सोल्जर होता था इसको 7 रुपए दिए जाते थे। आमतौर पर जब सारे एक्सपेंसेस जो है इन सोल्जर्स के द्वारा कवर कर दिए जाते थे उन उसके बाद इनके पास सिर्फ 2 या 3 रुपए ही बच पाते थे, जिन 2 या 3 रुपए से इनकी जो पूरी महीने की जो बेसिकली इनकी जो नीड्स होते थे, इनकी जो इकोनॉमिक नीड्स थी वो कंप्लीट नहीं हो पाती थी, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट होती हुई नजर आती होती थी। इसके अलावा देखिए रैंक होते थे, इसके अलावा जो रैंक्स होते थे और इसके अलावा जो प्रिविलेजेस होते थे वो व्हाइट सोल्जर्स को काफी ज्यादा मिलते थे। बेसिकली जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको काफी ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे, उनको सैलरीज जो है इंडियन सोल्जर से ज्यादा मिलती थी। और इसके बाद ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे ये इंडियन सोल्जर्स के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी किया करते थे, जिस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो हिंदुस्तानी सोल्जर्स थे अपने आप को कहीं ना कहीं इनसे नीचा फील किया करते थे। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति जो है वो 30 साल तक भी अगर एक 30 साल तक भी अगर वो ब्रिटिश आर्मी को सर्व करता तो उसके बाद भी जो उसकी सैलरी या उसके जो भत्ते थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम थे एक नॉर्मल ब्रिटिश सोल्जर से। तो कहीं ना कहीं दूसरा जो रीजन है वो आपके सामने ये उभर कर आता है कि जो ये सैनिक थे ये अपनी जो सर्विस कंडीशंस थे इनके साथ खुश नहीं थे। देखिए इस रिवोल्ट के दो जो मेजर रीजन हमारे सामने अभी तक आए हैं वो है एक रिलीजियस रीजन और दूसरा है मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड। मिलिट्री सर्विस में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था सोल्जर्स के साथ वो एक रीजन था। तीसरा जो मेन रीजन है वो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देखिए ये जो सोल्जर्स थे इन सोल्जर्स को पीजेंट इन यूनिफॉर्म भी कहा गया। जो सोल्जर्स थे कहीं ना कहीं इनकी जो फैमिली वाले थे वो एग्रीकल्चर की इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े हुए थे और जो ब्रिटिशर्स थे कहीं ना कहीं उनके द्वारा बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज लाई गई थी जिनकी वजह से एग्रीकल्चर के अंदर इंडियन पीजेंट्स को नुकसान हो रहा था और इस नुकसान का जो डायरेक्ट इंपैक्ट होता था बेसिकली वो इन सोल्जर्स के ऊपर पड़ता था। देखिए जो डलहौजी की पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं इन पॉलिसीज की वजह से जो गांव में रहने वाले जो लोग थे उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, आक्रोश देखने को मिलता है। और ये आक्रोश डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसको इंपैक्ट कर रहा था, इन सोल्जर्स को इंपैक्ट कर रहा था। देखिए डलहौजी को एक मिलिट्री ऑफिसर ने बताया कि आपकी जो पॉलिसीज है कहीं ना कहीं
इस सैनिकों के लिए सैनिकों के साथ इंटर रिलेट होती हैं और सैनिकों को ये विद्रोह करने पर मजबूर करती हैं, लेकिन डलहौजी ने उनकी बात नहीं मानी और कहीं ना कहीं वो अपनी पॉलिसीज को आगे बढ़ाता गया। और बाद के दौर में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो फार्मर्स थे, इन फार्मर्स ने बाद के दौर में जब रिवोल्ट शुरू होता है, तो ये फार्मर्स जो है आगे बढ़कर आते हैं, काफी बढ़ चढ़कर इस रिवोल्ट में सैनिकों का साथ देते हैं। और ये क्यों साथ देते हैं, बिकॉज ये जो सैनिक थे बेसिकली ये सैनिक जो थे ये एग्रीकल्चर वाली फैमिली से ही आते थे। आमतौर पर जो किसान इनकी मदद करते थे वो इनके रिश्तेदार ही थे, उनके गांव वाले ही थे, जिस वजह से इस रिवोल्ट के अंदर गांव वालों की जो बेसिकली जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व जो लोग थे उनकी पार्टिसिपेशन आपको दिखाई देती। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। अगर आपको इस चैप्टर का ये वाला पार्ट पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।